हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। इन दी लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हमने ये देखा था कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी एटलीस्ट एंथ्रोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इस वीडियो में हम एंथ्रोपोलॉजी की ही एक ब्रांच कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसका नेम ही बता रहा है, स्टडी ऑफ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट कल्चर्स। जिस तरह से एंथ्रोपोलॉजी में हम शुरू से लेके कुछ मिलियन साल पहले से लेके अब तक ह्यूमंस के बारे में, उनके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आप कल्चर को स्टडी करते हैं पास्ट और प्रेजेंट के। मीन्स पहले कल्चर्स कैसे थे और आज के कैसे हैं, क्या वेरिएशंस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कल्चर का आइडिया होना चाहिए कि कल्चर इटसेल्फ क्या है। तो कल्चर के बारे में डिटेल्ड वीडियो मौजूद है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा और उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको कल्चर के बारे में ठीक से नो हाउ नहीं होगा, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाना इतना ईजियर नहीं होगा। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कल्चर का मतलब होता है द टोटल सिस्टम ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़, बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ अ सोसाइटी commonly shared by most members of a society। कल्चर का मतलब है टोटल सम, किस चीज़ का, आपके टोटल आइडियाज़, आपके वैल्यूज़, आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसा एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें कल्चर के अंदर आ जाती हैं। और बेसिकली कल्चर दो तरह का होता है। मटीरियल कल्चर होता है जिसमें आपके मटेरियल पार्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जिनमें आपकी मशीनरी आ जाती है, आपकी टूल्स, बिल्डिंग, सिटीज़, ट्रांसपोर्ट, फूड वगैरह सब कुछ आ जाता है। जबकि नॉन मटेरियल कल्चर होता है जिसमें आपके वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स आ जाते हैं कि आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर क्या हैं। सो कल्चर जस्ट आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ को नहीं कहा जाता कि मिसाल के तौर पे आप कहें कि बैले है तो वो आपका कल्चर हो जाएगा, या फिर थिएटर्स हैं, फिल्म्स वगैरह हैं तो वो आपके कल्चर के अंदर आ जाएंगी। बल्कि कल्चर इज़ एवरीथिंग। लोग क्या करते हैं, वो चीज़ करने पे लोगों को क्या चीज़ मजबूर करती है और लोग किस चीज़ से बिलीव करते हैं, ये सारी चीज़ें कल्चर हैं। अगर आप अपने कल्चर की बात करें, आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप जो ज़बान बोलते हैं वो आपको आपके कल्चर ने प्रोवाइड की है। आप जिस तरह से बिहेव करते हैं, आप जैसा खाना खाते हैं, वो आपको आपके कल्चर ने प्रोवाइड किया है। अभी अगर मैं अजरक का नाम लूँगी तो आप समझ जाएंगे मैं किस कल्चर की बात कर रही हूँ। अगर मैं एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड का नाम लूँगी तो आप समझ जाएंगे ये किस किस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करता है। सो कल्चर आपको आइडेंटिटी देता है और कल्चर में हर चीज़ आ जाती है, और कल्चर ही है जो कि आपकी बिहेवियर्स को शेप कर रहा होता है, आपकी डे टू डे एवरीडे लाइफ्स को शेप कर रहा होता है। सो कल्चर लर्नड होता है और ये ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और कल्चर को ट्रांसमिट करने में लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है, इसमें कौन कौन से एजेंट्स हैं, इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप इसको विज़िट कर लीजिएगा। फ़िलहाल इतना ही कि कल्चर लर्नड होता है और इसको ट्रांसमिट किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। आप जब पैदा होते हैं, आप एक इनोसेंट चाइल्ड होते हैं, आपके पास कोई अवेयरनेस, कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, और ये आपका कल्चर ही है जो कि आप तक ट्रांसमिट होता है। तो आप एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ सोसाइटी बनते हैं, एक ह्यूमन बीइंग बनते हैं in a way so that you can survive in the society, so that you can have a particular language, a particular food, a particular dress code and particular expectations of behavior. These all things like your clothes, the food you eat, shelter you live in, जिस तरह से आप प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका डिफेंस सिस्टम, वो जो टूल्स आप बना रहे होते हैं और वो फिर आप ही को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, आप जो चीज़ें भी लर्न करते हैं, ये सारे आपका पार्ट ऑफ कल्चर है, और ये आप तक सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आपके एंसेस्टर्स या आपके डिफरेंट एजेंट्स पहुंचा रहे होते हैं। सो इस स्लाइड में जितनी भी बातें हुई है, इनको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दो वीडियोस विज़िट करनी पड़ेंगी, एक कल्चर वाली और एक सोशलाइजेशन वाली। प्लेलिस्ट है चैनल के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, उसमें ये दोनों वीडियोस मौजूद हैं, प्लीज़ ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के रिसर्च टूल्स की। देखिए, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी तो नाम से ही पता चल रहा है, अ साइंटिफिक स्टडी इन विच यू लर्न अबाउट बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट कल्चर्स। बट जिस तरह से हम जानते हैं कि सोशियोलॉजी हो या एंथ्रोपोलॉजी हो, दोनों ही साइंटिफिक
मेथड्स के थ्रू चलते हैं, दोनों ही साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं। सो ऑब्वियसली इनमें कुछ रिसर्च टूल्स इस्तेमाल होते होंगे। सो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में जो पहला रिसर्च टूल इस्तेमाल होता है वो है फाइंडिंग इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट क्या होता है? इन्फॉर्मेंट्स को फाइंड करना, इन्फॉर्मेंट्स को ढूंढना पहला टूल है। अच्छा, इन्फॉर्मेंट होते क्या हैं? एक ऐसा रिलायबल और नॉलेजेबल पर्सन जो आपको एक ख़ास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि स्टडी कर रहा है कम्युनिटी को, उसको ख़ास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। जब आप किसी कम्युनिटी के अंदर, या आपसे मुराद है जब कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी कम्युनिटी के अंदर रिसर्च कर रहा होता है, सो ऑब्वियसली वो हर बंदे से जाके बात नहीं कर सकता, हर किसी से जाके इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता, तो फिर उसको इन्फॉर्मेंट्स पे रिलाई करना पड़ता है। सो इन्फॉर्मेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि रिलायबल हों और जिनके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से नॉलेज भी मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी ख़ास पर्टिकुलर स्पोर्ट के बारे में, उस कल्चरल आस्पेक्ट में, स्पोर्ट हो गया या कोई ड्रेस कोड हो गया, किसी भी हवाले से, या कोई टूल्स हो गए, उनके बारे में अगर रिसर्च करना चाह रहा है, फाइंड आउट करना चाह रहा है, तो उसको ऐसा इंसान चाहिए जो कि रिलायबल होने के साथ साथ नॉलेज भी रखता हो उसके टॉपिक के हवाले से, ताकि उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सके। और साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेंट और रिसर्चर के बीच में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में एक ट्रस्ट भी डेवलप होना लाजमी है, क्योंकि अगर दोनों में ट्रस्ट नहीं होगा तो ज़ाहिर है जो रिसर्चर है उसको जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाएगी इन्फॉर्मेंट की तरफ से, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा, वो हर बात खुल के नहीं बता रहा होगा। सो पहली चीज़, ऐसे बंदे को ढूंढना, सर्च आउट करना जो कि रिलायबल हो और साथ ही साथ जिसके पास आपके टॉपिक के हवाले से नॉलेज भी हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर वो बंदा उसका आपको ट्रस्ट जीतना है, आपको उस पर ट्रस्ट डेवलप करना है, ताकि वो आपको हर तरह की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सके। सो ये पहला रिसर्च टूल है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। दूसरा रिसर्च टूल इंटरव्यूज़ है। देखिए, इंटरव्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट या डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है और इसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं अपने टॉपिक को, और आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इंटरव्यूज़ डिफरेंट तरह के होते हैं और इनके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। इंटरव्यू से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू इन्फॉर्म द सब्जेक्ट्स अबाउट द पर्पस ऑफ द रिसर्च, हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। सबसे पहला काम इंटरव्यू से पहले जो करना है रिसर्चर को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, वो ये है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को, यानी अपने रिस्पोंडेंट्स को, जो उसको इन्फॉर्मेंट्स मिले हैं, जो रिस्पोंडेंट्स मिले हैं, उनको ये बताए कि वो ये रिसर्च क्यों कर रहा है, क्या पर्पस है, और साथ ही साथ उन पे ट्रस्ट डेवलप करे कि वो जो भी चीज़ें बताएंगे वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। आपने भी आज तक अगर कभी कोई इंटरव्यू दिया हो या कोई क्वेश्चन अगर फिल किया हो, तो यकीनन वो स्टार्ट में ज़रूर लिख देते हैं कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। तो ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो पार्ट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि सामने वाला आप तक हर तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचा सके और उसको कोई किसी किस्म का फेयर नहीं हो। सो ये आपका सेकंड टूल है इंटरव्यूज़। और इंटरव्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इन्फॉर्मेंट के बीच में होते हैं। इन्फॉर्मेंट क्या है आपको बता दिया है। इसके थ्रू रिसर्चर अपने इनिशियल आइडियाज़ को टेस्ट कर रहा होता है कि मैं जो भी अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग या आइडिया लेके आया हूँ रिसर्च से पहले, इंटरव्यू से पहले, क्या वो ठीक है या नहीं है। और क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, इनमें कोई रिजिडिटी नहीं होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल से होते हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस डायरेक्ट माइंड में रिसर्चर एक स्केच बना के आ जाता है कि मुझे क्या क्या बात करनी है। तो यहाँ पे न्यू डायरेक्शंस भी मिल रही होती है, मीन्स बात से बात निकलती है तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है। और यहाँ पे कोई क्वेश्चंस पहले से नहीं बनाए जा रहे होते और रिसर्चर के पास लिटिल कंट्रोल होता है रिस्पोंडेंट के आंसर्स का। कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि ज़ाहिर है जब सवाल ही नहीं है तो सामने वाले से आप कुछ भी बात करेंगे और वो आपको कुछ भी जवाब दे रहा होगा। और फ़ायदा ये है कि आपको न्यू डायरेक्शंस भी मिलती हैं, आपको अलग अलग किस्म का नॉलेज भी मिल जाता है जो आप क्वेश्चंस नहीं सोच के आए हुए होते। इसके अलावा भी सेकेंड टाइप ऑफ इंटरव्यू है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। ये वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं जो कि किसी ख़ास कम्युनिटी में रिसर्च के लिए जाते हैं और वहाँ पे कुछ अरसे के लिए रुकते हैं, फ्यू वीक्स के लिए रुकते हैं। तो ज़ाहिर है फ्यू वीक्स के लिए उनको अपना टाइम बहुत अच्छे से कंज्यूम करना है। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, कुछ एडवांस में क्वेश्चंस बना लेते हैं ताकि उनको एक ख़ास किस्म का क्वालिटेटिव डाटा एटलीस्ट मिल सके अपनी रिसर्च के लिए। और रिसर्चर वही जो आउटलाइन उसने बनाई हुई होती है क्वेश्चंस की,
उसको लेकर चला जाता है, बट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन स्ट्रिक्ट नहीं होती है। अगैन यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की तरह ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खाली हाथ चले गए, कोई सवाल नहीं लिख कर लाए। सवाल लिखे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजिडिटी है, इसके अलावा और चीज़ें भी हो सकती हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है और इसमें आपके पर्सनल व्यूज़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। थर्ड टाइप है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉपर रिजिड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं जो कि चेंज नहीं हो सकता, आप चेंज नहीं कर सकते खुद से। जो क्वेश्चंस हैं आपको बस क्लियरली उन्हीं के आंसर्स देने हैं। और ये तब होता है जब रिसर्चर अपने टॉपिक के बारे में बिल्कुल क्लियर है, उसको एग्जैक्ट एक ही चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो उसको इजीली मिल सकती है, तो वो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस बना लेता है ताकि वो अपने डाटा को एनालाइज कर सके। और ये आराम से एफिशिएंटली कंडक्ट किया जा सकता है नॉन एक्सपर्ट्स के थ्रू भी। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चनियर बना दिया, क्वेश्चंस मौजूद हैं, अब रिसर्चर खुद ना भी जाए, अपने किसी लोगों को भी भेजकर आराम से क्वेश्चन फिल करवा सकता है। अक्सर हमारे हाथों में कुछ सर्वेज आ रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चनियर्स आ रहे होते हैं जो हम फिल कर रहे होते हैं, तो जो रिसर्च कंडक्ट करने वाला है वो खुद हमारे पास नहीं आता, बल्कि कुछ लोग आते हैं और हमें वो क्वेश्चंस देते हैं और हम उन क्वेश्चंस को पढ़ के इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, हम उनको आंसर्स दे रहे होते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। लाजमी नहीं है रिसर्चर खुद जाकर गैदर करे, बल्कि नॉन एक्सपर्ट्स भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटरव्यू ले सकते हैं और क्वेश्चनियर को फिल करवा सकते हैं। और यहाँ पे रिसर्चर और इन्फॉर्मेंट या फिर रिस्पोंडेंट्स के बीच में कोई ख़ास रिलेशनशिप बिल्डअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत पहले थी जब इंटरव्यूज़ जहाँ पे दे वर फाइंडिंग इन्फॉर्मेंट या जहाँ पे इंटरव्यूज़ अनस्ट्रक्चर्ड थे, क्योंकि पहले भी आपको अपना एक रिलेशनशिप डेवलप करना था, ट्रस्ट डेवलप करना था, और उसके बाद आपको आंसर्स मिल रहे होते। यहाँ पे क्वेश्चंस बने बनाए हैं, सामने वाला इजीली बस उनको पढ़ के आराम से आंसर दे देगा, तो इतना कोई ख़ास आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस बने बनाए होते हैं, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं होती है। देन जो लास्ट है वो है काउंटिंग पीपल, फोटोग्राफ्स एंड मैपिंग। इसमें ये होता है कि रिसर्चर या जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो लोगों को काउंट करता है, जिनको उसने स्टडी करना होता है, और उन्हें मैप करता है कि उनकी फ़िज़िकल लोकेशंस कौन सी हैं। फ़ोटोग्राफ्स ले रहा होता है, डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा होता है, और मींस डायरेक्टली उन लोगों के पास जाके, हमने अक्सर कुछ रिसर्चेस देखी हैं, कुछ बुक्स के अंदर देखा है कि रिसर्चर बैठा हुआ होता है और साथ में कोई भी ट्राइब है, फॉर एग्जांपल फूड के बारे में देखना है, न्यूट्रिशन देखना है, उनकी और हेल्थ कंडीशंस देखनी है, तो भाई किसी ट्राइब में गए, उनके साथ बैठे, उन्हीं लोगों को पर्टिकुलर जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उनको मैप किया कि वो कहाँ मौजूद हैं, काउंट किया और उनके पास गए, फ़ोटोग्राफ्स भी ले ली और साथ ही साथ डाटा भी कलेक्ट कर लिया। तो ये आपकी 4 टाइप ऑफ इंटरव्यू है। So this was all about cultural anthropology along with research tools that cultural anthropologists use. I hope this helped a lot. Thank you so much. Take care. Have a good time.